Hello students, I Neeraj Sharma working in Suraj Group of Schools as Maths PGT. And students, we were discussing class 11th mathematics chapter number 1st whose name is sets. And students, today we are going to start our exercise 1.4. But students, before starting our exercise 1.4, we have to learn some important results. So students, listen carefully. So some important results, ये सभी बच्चों को याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो आज की एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, जैसे पहला लॉ है, हमने उसका नाम रख रखा है आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ए यूनियन ए करने पे क्या आता है? ए आता है। सो ये तो फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए करने पर भी क्या आता है? ए आता है। तो इसको क्या बोला जाता है? आइडेम्पोटेंट लॉ बोला जाता है। स्टूडेंट, सेकंड लॉ की बात करते हैं, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या करना होता है स्टूडेंट्स? हमें फाई के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन देखना होता है। सो ए यूनियन फाई ए आएगा, और सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में इंटरसेक्शन देखेंगे, और ये पहले समझा रखा है ए इंटरसेक्शन फाई फाई आएगा। इस तरह से ये दो लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ। स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड लॉ है, वो हम कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव लॉ पे भी दोनों बातें करेंगे, एक बार यूनियन की और एक बार इंटरसेक्शन की। ये सब बेसिक है, पहले भी समझाया हुआ है। जैसे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात होती है, उसी तरह इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बी एक ही बात होती है। तो ये हम कह सकते हैं थर्ड लॉ है। इसी तरह फोर्थ लॉ की बात करें, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? एक बार पहले यूनियन पे बात कर लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, और चाहे पहले ए यूनियन बी करो फिर यूनियन लो सी के साथ, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। और इसी तरह जैसे यूनियन में होता है, इसी तरह इंटरसेक्शन में भी होता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से इसे क्या बोला जाता है? एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। तो ये दोनों भी याद रखने हैं तुम्हें। उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं, जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी बोल सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या था स्टूडेंट? जैसे ए यूनियन बी होल डैश हो मान लो, तो अब ये डैश अंदर कैसे जाता है? देखो, ए डैश और बी डैश हो जाएगा, और जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन में, और अगर इंटरसेक्शन हुआ होता तो ए डैश बी डैश और इंटरसेक्शन बदल गया होता यूनियन में। सो ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमें डी मॉर्गन ने दिए थे, इसीलिए इसको क्या मतलब जिसने भी दिए उसका नाम था डी मॉर्गन, इसीलिए इस लॉ का नाम क्या पड़ा? डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने जितने भी देखे हैं, सिर्फ एक अगर मैं डी मॉर्गन की बात ना करूं तो बाकी सब पे हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा है। जैसे ये सिक्स्थ लॉ लिखने जा रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी हमने कर रखा है। मैंने बताया था या तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर इंटरसेक्शन, या फिर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर यूनियन। तो मैं दोनों लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए इसको तो बोलेंगे इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। और अगर मान लो इस तरीके का होता ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको क्या बोला जाता है? यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो बस स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट वाला तो ये हो जाएगा, और इसमें यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स, ये 6 लॉ मैंने तुम्हें बता दिए। इसमें से ये तुम्हारे लिए मैं कह सकता हूँ कि डी मॉर्गन्स जो लॉ था वो एक नया है, बाकी तो सारे तुम्हारे पढ़े हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं, उनको और डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये 3 सेट्स के लिए जो 7th लॉ है, फॉर सेट ए बी एंड सी, क्या होता है स्टूडेंट? जैसे ए माइनस, अब मान लो कोई ये बोले हमसे बी यूनियन सी, या ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बोले, तो ये 2 लॉ हैं जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, बड़े आसान होते हैं। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। अब ध्यान से समझना, अगर यूनियन होता है तो इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और अगर ये इंटरसेक्शन होता तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। समझ रहे होगे?
मतलब माइनस से हमें क्या मतलब समझना है कि हम इंटरसेक्शन को तो यूनियन में बदलेंगे और यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलेंगे। सो दो ये इंपॉर्टेंट बातें जो 7th पॉइंट हमने लिखा है वो याद होना चाहिए। और स्टूडेंट जो मैं 8 पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ ये तुमने थोड़ा बहुत पहले भी सुना हुआ है, मैं याद दिलाता हूँ। तुमने ऐसा कुछ सुना था सिमेट्रिक डिफरेंस, बिल्कुल सुना होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता था बताना, ए ट्राइंगल बी से डिनोट करते थे, बोलो हाँ याद आया होगा। अब दोनों जो डिफरेंस होते थे भाई ए ट्राइंगल बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा भाई, डिफरेंस जो है दो सेट्स का ए और बी का, या तो ए माइनस बी हो सकता है या बी माइनस ए, इन दोनों के यूनियन को ही क्या बोला जाता था, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। स्टूडेंट्स याद होना चाहिए, इसका वेन डाइग्राम भी बनवाया था मैंने, क्या आया था देखो ए माइनस बी में तो ये आ गया था और बी माइनस ए में फिर कुछ ऐसा आ गया था, ये पोर्शन बचा था। तो बस स्टूडेंट्स इसी वेन डाइग्राम से अब हम समझेंगे कि ये कौन सा पोर्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी बात को ये भी बोला जाता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चेक कर लो, ए यूनियन बी ये पूरा होता है, इसमें से ये वाला पोर्शन हटा दो। तो बताओ यही वेन डाइग्राम बनाया नहीं बना, बिल्कुल बना। तो एक बात तुम्हें ये याद रखनी है, ओके। देखो ये ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, ये तो तुम्हें याद थी। अब उसके साथ साथ ये और याद रखो कि इसको और क्या बोला जाता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स इसके अलावा हमें एक्सरसाइज 1.4 जो पढ़नी है उसमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया गया है। तो एक दो बातें और हैं जो तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए, तो उनका और डिस्कशन करते हैं अपन जो वो बातें हैं, और फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज बड़ी आसान लगे। एक्सरसाइज में हमें जो भी यूज करना है वो मैं तुम्हें पहले पूरा समझा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझेंगे वो क्या बात है। जैसे बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इस बात का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, हालांकि ये तुम्हें पता भी होगा क्योंकि काफ़ी बार बताया है। इसका मतलब ये होता है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बोलो ये मतलब होता है नहीं होता इस बात का, हाँ सर ये तो हमें पता था। यूनियन का मतलब होता है चाहे इसमें हो या इसमें हो, इसलिए और आता है। और स्टूडेंट्स इसी तरह अगर मैं बात करूं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड डी, ध्यान रहे एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। स्टूडेंट्स मतलब भी तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, तभी तो कहते हैं इंटरसेक्शन में कॉमन वाले आते हैं। तो जो सेट ए के अंदर भी होगा और सेट बी के अंदर भी होगा। तो इस तरीके से ये बात है जो तुम्हें याद रखनी है। दो बातें हो रही है एक तरीके से मैं कहूँ तो। ओके स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब ये है कि सर एक्स जो है चाहे ए में हो और या चाहे बी में हो, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में होना चाहिए। ये बात पहले भी समझाई हुई है, बस रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। और इसी बात को थोड़े और अच्छे तरीके से मतलब एक दूसरे तरीके से और समझना है। जैसे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, या पहले यूनियन की बात की थी तो यूनियन की कर लेते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा अलग होगा, ध्यान से सुनना। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अब यूनियन के केस में तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा। देखो जब बिलोंग्स टू करता है तो यूनियन का जो मतलब था वो ही रहा, लेकिन जब डज नॉट बिलोंग्स टू आता है ना तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन काम करेगा और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूँ मैं। और इसी तरह अगर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो अब इंटरसेक्शन यूनियन की तरह काम करेगा। इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड आना चाहिए था इंटरसेक्शन की वजह से, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू में जब वो बिलोंग्स टू होता है तो इंटरसेक्शन का मतलब इंटरसेक्शन ही रहता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू में इंटरसेक्शन का मतलब यूनियन और यूनियन का मतलब इंटरसेक्शन। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो मैं कह पाऊँ कि वो हमने जो 8 बातें याद की थी, इस वाली बात को 9th समझ सकते हैं और इस वाली बात को 10th। स्टूडेंट्स ये जो हमने 10 पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पे, ये सभी को याद होने चाहिए क्योंकि तभी हम एक्सरसाइज 1.4 को समझ पाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ कि तुम इनको इजीली याद कर पाओगे, बिल्कुल पिन पॉइंट याद होने चाहिए सारे A to Z। ओके स्टूडेंट्स, तभी हम जाके एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, जिसमें कह रहा है फाइंड द सेट ऑब्टेन बाय फॉलोइंग सेट ऑपरेशन वेयर U इज द यूनिवर्सल सेट एंड A इज ए सबसेट ऑफ U। ओके, अब इसके काफ़ी सारे पार्ट्स दे रखे हैं, 8 पार्ट्स हैं हमें सोल्व करने। तो स्टूडेंट्स बड़े आसान है, जस्ट कह रहा है A इंटरसेक्शन A डैश। स्टूडेंट्स बताओ, जैसे सेट A कुछ भी था तो A डैश में क्या होगा, जो A के अंदर नहीं था, नॉट A ही तो होता है A डैश, तो इसमें जो है वो इसमें नहीं है। दोनों में कॉमन क्या आएगा सर, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम बोल सकते हैं इट विल बी इक्वल टू 5। अब कह रहा है A यूनियन A डैश। स्टूडेंट्स एक सेट A था और एक A डैश था, जो A में है वो A डैश में नहीं है, समझो, और जो A डैश में नहीं है वो A में है। देखो कोई भी एलिमेंट सोच लो, या तो वो A के अंदर होगा, A के अंदर नहीं है तो A डैश के अंदर है, मतलब इन दोनों में से एक में जरूर आ रहा होगा। तो अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो एक में भी आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके इक्वल बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलिए। अब जा रहा है A इंटरसेक्शन 5। अब बताओ 5 का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और जब इसका इंटरसेक्शन लो रहे दोनों में कॉमन क्या है यार, जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो कॉमन कैसे हो सकता है। चलिए U इंटरसेक्शन 5 भी क्या आ जाएगा 5, इसके अंदर सब कुछ है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है, एक भी नहीं हो सकता जब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो A इंटरसेक्शन U, अब पता है तुम्हें A छोटा है तो कॉमन सिर्फ कौन से होंगे, देखो इसके अंदर तो सारे हैं लेकिन इसके अंदर तो वही हैं जो सिर्फ A के अंदर आ रहे हैं, तो कॉमन कौन से एलिमेंट हुए, A वाले ही तो हुए, इसलिए इसके इक्वल आएगा सेट A के इक्वल। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान पार्ट है, A माइनस A के वो एलिमेंट हटा दो जो A के अंदर आ रहे हैं, तो सारे ही हट गए ना, क्या बचा, तो हम कह सकते हैं सिंपली 5। U माइनस A, तो ये क्या हो जाएगा A डैश। देखो U के अंदर सारे एलिमेंट थे, उसमें से वो एलिमेंट हटा दो जो A के अंदर थे, तो कौन से बचे, एक के अंदर जो नहीं थे वो सारे बच रहे ना, उसी को क्या बोला जाता है, A डैश बोला जाता है। 5 माइनस A। अब स्टूडेंट्स एक बात समझना, 5 भी एक सेट है और माइनस मतलब अब इसमें से वो एलिमेंट हटाने हैं जो एक के अंदर हैं, तो यार इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट हटाओगे, कोई भी नहीं हट पाएगा, तो ये सिंपली किसके इक्वल रहेगा, 5 के इक्वल ही रहेगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें सिंपली हमें बोला गया है प्रूव दैट। अब कुछ पार्ट्स हैं इसके, अब हमें प्रूव करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है A माइनस बी, जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उसमें कह रहा है A माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सेट A, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए मुझे, A माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, A माइनस बी का मीनिंग ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। बोलो A माइनस बी का यही तो होता है, A से बिलोंग करना चाहिए और वो हटा देंगे जो B से बिलोंग करते हैं, तो X डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है ना, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि जो X है वो सिर्फ A से बिलोंग करता है, जो B से बिलोंग करते होंगे वो तो हट जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और राइट हैंड साइड में क्या लिखी हुई है A, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा देखो मैक्सिमम क्या आ सकता है, सेट A आ सकता है, और अगर B मान लो एम्प्टी हुआ तो, अगर B के अंदर कुछ भी हुआ तो A के कुछ एलिमेंट कम होंगे, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा वो इसके अंदर तो होगा ही होगा क्योंकि वहाँ पे सेट A लिखा हुआ है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर A माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ A। बड़ा आसान सा पार्ट था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट से हमारी एक थ्योरी है जो हमें याद रखनी है। याद क्या रखनी है, पहले भी क्वेश्चन किया है, एक पॉइंट है जो याद रखना चाहिए और वो ये है स्टूडेंट, जैसे कभी भी मान लो मुझे सेट A इक्वल टू बी करना है, सर ये आपने बात यहाँ क्यों नहीं करी, यहाँ इक्वल टू नहीं करना था, यहाँ तो सब सेट प्रूव करना था, बड़ा आसान था, कर दिया। कभी भी मान लो कोई दो सेट इक्वल करने हो तो उसके लिए यही थ्योरी है पूरे चैप्टर के अंदर कि तुम ये दो चीज़ें प्रूव करो, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A। और अगर ये दोनों इक्वेशन तुम ले आए तो तुम्हें लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1 एंड 2।
ए इज इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, ये जब भी कोई दो सेट इक्वल करने होंगे, सेट्स नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th क्लास, जब भी दो सेट इक्वल करने होंगे तो फर्स्ट सेट को सबसेट प्रूव करो सेकंड का, और फिर सेकंड को सबसेट प्रूव करो फर्स्ट का। बाय इक्वेशन, बाय दीज टू इक्वेशंस वी कैन राइट सेट ए इक्वल टू सेट बी। ये थ्योरी है। जैसे अब मुझे मान लो यहाँ पे ये इक्वल करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अब समझने की बात यह है ए यूनियन ए बी तो एक सेट ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अच्छा, ए यूनियन ए करोगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा, वो तुम्हें पता है। तो हर सेट खुद का सबसेट होता है, बोलो। हाँ जी सर, ये बात तो सही है। इसको मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन 1। और मैं ये भी बोल सकता हूँ ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए, बोलो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये कोई और कहानी है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो सी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इज ए सबसेट ऑफ सी, तो मैं क्या बोलता हूँ? ए इक्वल टू सी। तो यहाँ पर जैसा सी लिखा हुआ है वैसा लिख दो। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख पाऊंगा मैं? ए यूनियन ए, ये तो मेरी सी की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट्स बताओ, मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड। वैसे याद होनी चाहिए तुम्हें, ये थ्योरी मैंने पहले भी बताई थी, जब एक पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी दे रखा था और सेट ए इक्वल टू सेट बी प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन था लास्ट एक्सरसाइज का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन के और पार्ट्स करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब आगे के पार्ट डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन के। अब मैंने थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट तुम्हारे सामने लिखा है। अब जैसे ये आया हमारे पास, कह रहा है ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, प्रूव करो। अब ये हमें पता है ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कह रहा है प्रूव करो। तो स्टूडेंट्स अब मैंने देखो एक सिंपल सी बात बताई तुम्हें, जैसे दो सेट्स को कभी भी इक्वल करना हो तो तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हें क्या करना है? ए यूनियन फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। और दूसरी बात क्या लिखनी है? दूसरी बात ये लिखनी है ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। अब स्टूडेंट्स ये कई बार तो ऐसा होगा कि ये इक्वेशंस बड़ी सिंपल लिखी आएंगी, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस किए, और कुछ टाइम पे ये इक्वेशंस थोड़ी मुश्किल बन जाएंगी। तो कोई बात नहीं, तुम इसको प्रूव करने के बारे में मत सोचा करो। तुम अगर कोई ये मुश्किल बनती है जिसको ऐसे मानने में दिक्कत हो रही है तुम्हें, देखो मानना आ गया, एक बार यहाँ सबसेट लगा दो, इनको उल्टा लिख के एक बार यहाँ सबसेट लगा दो, ऐसे दो इक्वेशन बना लोगे। अब मान लो कि सर हमें तो यही नहीं लग रहा कि ये सही लिखा हुआ है, तो फिर तुम इसको शो कर दिया करो कि ये कैसे सही है। जैसे ए यूनियन फाई है, तो ए यूनियन फाई का मतलब क्या होता है? ए यूनियन फाई का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। तो यहाँ पे क्या मतलब निकला कि एक्स किसी से बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे आया तो इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग है एक्स बिलोंग्स टू ए, और राइट हैंड साइड में तो क्या लिखा हुआ है? सिंपली ए। तो मैं बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ट्रू। हमने इसको प्रूव ना करके इसको प्रूव कर दिया। और अब उसी तरह अगर मान लो जैसे इक्वेशन 2 भी तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो इसको छोड़ो, तुम तो इसको प्रूव कर दो। इसको कैसे प्रूव करोगे? लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी बताओ? ए है, तो एक्स कोई भी एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा? ए से ही बिलोंग करेगा। और राइट हैंड साइड क्या होगी बताओ? वही एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई, तो देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अब जो एलिमेंट यहाँ पे है वो यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 भी क्या है? ट्रू है। तो इन दोनों को ट्रू शो कर दिया करो। या ये डायरेक्ट मत लिखा करो, पहले ये कर दो फिर बोल दो इक्वेशन 1 ये बन रही, फिर ऐसे ये सोल्व करो फिर बोल दो इक्वेशन 2 ये बन रही। अब लास्ट में क्या करना होता है? लास्ट में बस तुम्हें सिर्फ इतना सा लिखना होता है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, और जो भी तुम्हारा रिजल्ट था जो तुम्हें प्रूव करना है वो लिख दो, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ओके स्टूडेंट्स, इससे आसान और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अब देखो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, ए यूनियन यू, ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। तो स्टूडेंट्स तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन जो बनानी है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन तुम्हें पहले फील आनी चाहिए, बननी क्या चाहिए? ए यूनियन यू इज ए सबसेट ऑफ यू। अब देखो मान लो सर हमें नहीं आता, बस हमें तो ये पता है कि बनानी क्या है, फील नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं। इस लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग बताना मुझे। लेफ्ट हैंड साइड का मीनिंग है अच्छा तुम्हें एक चीज़ और समझाता हूँ मैं। तुम जैसे ये प्रूव करते हो ना, तो इसके नीचे बड़ी अच्छी भी लाइन लिख सकते हो, टू प्रूव दिस
वी नीड एक तो ये रिजल्ट करके लिख दो और दूसरा रिजल्ट जस्ट इसका अपोजिट, यू इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, दैट इज इक्वेशन 2। अब इसका मतलब तुमने क्या लिख दिया कि इसको प्रूव करने के लिए तुम्हें ये चाहिए, ये दो इक्वेशंस, ओके। और अब इन दो इक्वेशंस को प्रूव करके दिखा दो। जैसे पहली इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट्स, ए यूनियन यू। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई इसकी, तो क्या आया, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू u। यही तो मतलब होता है यूनियन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए या तो वो ए से बिलोंग करता है या u से। तो अब ऑब्वियस सी बात है u में तो सारे ही आते हैं, तो मैं इस बात को ओवरऑल मिला के ये बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू u। क्लियर है। चलिए अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो किससे बिलोंग करता है, u से ही करता है, तो x बिलोंग्स टू u। तो लेफ्ट हैंड साइड का हर एलिमेंट राइट हैंड साइड में आ रहा है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि A यूनियन U इज ए सबसेट ऑफ U। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। इसी तरह अब इक्वेशन 2 को प्रूव कर देना, ठीक है। ये तो x बिलोंग्स टू U है ही, जो भी एलिमेंट सोचोगे इस एलिमेंट में वो U से ही बिलोंग करता है इस साइड में, और इस साइड में कोई भी एलिमेंट है, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू U। यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ आ रहा है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लास्ट में लिख दोगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, और फिर ये प्रूव हो जाएगा। स्टूडेंट्स तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और है इस टाइप के समझने के लिए, ध्यान से सुनो। जैसे हमें ये प्रूव करना है, अब हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, टू प्रूव दिस वी नीड टू प्रूव। और क्या प्रूव करना है, दोनों पॉइंट बना दो। जैसे पहला पॉइंट ए इंटरसेक्शन ए डैश इज ए सबसेट ऑफ फाइव, एंड सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश। बस इस तरीके से। अब ये दो इक्वेशन है, तो पहली जैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज ए सबसेट ऑफ फाइव। स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए डैश। समझो बात को, दोनों से बिलोंग करना चाहिए ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, या ए से बिलोंग करता हो और साथ के साथ एंड है, और ए डैश से भी बिलोंग करता हो। भाई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जो ए से भी बिलोंग करे और फिर वो ए डैश से, क्योंकि जो ए के अंदर है वो ए डैश के अंदर तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब क्या आया, x बिलोंग्स टू फाइव। अब राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, फाइव, तो मतलब जो भी एलिमेंट है वो क्या है, फाइव है। ये तो हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह राइट हैंड साइड में क्या आ गया, x बिलोंग्स टू फाइव। यहाँ पे कोई एलिमेंट था जो आया फाइव, और यहाँ पे भी क्या है, फाइव है। तो इस इधर का हर एलिमेंट इधर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए डैश इज ए सबसेट ऑफ फाइव। इसको जैसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमें प्रूव करना है, सेकंड पॉइंट के लिए तो देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने लिखवाया था और इस भाषा में लिखवाया था, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे लिख देना वही लाइन, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट का मतलब है कैसा भी सेट हो, एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है। तो देयरफॉर क्या आया, फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश। सो ये इक्वेशन आ रही 2। और बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तुम्हें क्या लिखना है, अच्छे से पता है क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन 2 के सभी 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी। कोई 2 सेट है ए और बी, और उनके बीच में फॉलोइंग रिजल्ट्स बनाने। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, इट इम्प्लाइज नहीं है, ये दोनों तरफ इट इम्प्लाइज है, बाय इम्प्लाइज है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझाता हूँ। देखो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन वी नीड टू प्रूव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमें एक क्वेश्चन प्रूव नहीं करना, हमें 2 क्वेश्चन प्रूव करने हैं। सर 2 क्वेश्चन, हाँ ध्यान से सुनिए। जिसका फर्स्ट पार्ट तो हमें ये प्रूव करना है जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये तो है हमारे पास गिवन, ओके।
देन प्रूव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। एक तो ये है, ओके। और स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट क्या होगा उसके भी बारे में बात कर लेता हूँ मैं। सेकंड पार्ट ये होगा, जैसे देखो अभी हम इधर से इधर गए ना, अब उधर से इधर भी प्रूव करना है हमें। मतलब एक केस ऐसा होगा जिसमें गिवन तो हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये तो हो जाएगा हमारा गिवन, एंड देन प्रूव, फिर हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये मैं कहना चाह रहा था। मीन्स अब क्लियर है, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। इससे ये भी प्रूव करो और इससे ये भी प्रूव करो, तो इसका मतलब हमें ये दो पार्ट हैं जो प्रूव करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट बड़ा आसान सा नज़र आ रहा है, देखो ध्यान से। क्या गिवन है हमें, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये तो मैं कह सकता हूँ कि गिवन है, और हमारे पास क्या प्रूव करने के लिए है, प्रूव करने के लिए है ए यूनियन बी, वी हैव टू प्रूव। मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ जिससे कन्फ्यूजन ना हो, टू प्रूव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए शुरू करते हैं, बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ये बात समझाई कि अगर तुम ये प्रूव करना चाहते हो तो कहीं भी दो सेट को, अब ये भी तो एक सेट ही है, इस सेट को इस सेट के इक्वल करना चाहते हो तो तुम्हें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। दैट इज, पहला, लेफ्ट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड, मीन्स ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी। और उसी तरह दूसरी चीज, राइट हैंड साइड इज ए सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, अगर तुम ये दो चीज़ें प्रूव कर पाए तो तुम बोल पाओगे बाय इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अब मैं फर्स्ट वाली बात प्रूव करने के लिए मैंने शुरू किया, जैसे ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब तुम्हें ये क्लियरली गिवन है, क्या गिवन है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। ए का हर एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर। समझो बात को। तो क्या मैं ए को बी लिख सकता हूँ, क्यों, अच्छा देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो गिवन है हमें, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब यह है कि ए का हर एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो ये जो भी है, इससे जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे कहाँ पर भी होंगे, बी के अंदर भी होंगे, और बी वाले तो यहाँ से आ ही रहे हैं। तो इट इम्प्लाइज, मैं कह सकता हूँ कि देखो कोई भी नया एलिमेंट नहीं आएगा। ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ये गिवन है। अच्छा, सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू a, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। a इज ए सबसेट ऑफ b का मतलब ये होगा। तो मीन्स यहाँ पर a वाले, देखो यहाँ पे अगर मैं b लिखता हूँ तो a वाले तो सारे एलिमेंट उसके अंदर आ ही गए। सर आपने b कैसे लिख लिया, वो सेट छोटा हुआ तो बेटा सारे सेट मतलब जो b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो सारे यहाँ से भी आ रहे होंगे, तो डेफिनेशन का तो वायोलेशन नहीं हुआ। तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, मैं कह सकता हूँ इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। ये तो हमारी हुई लेफ्ट हैंड साइड सोल्व। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ b लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ राइट हैंड साइड तो सिर्फ क्या होगी, x बिलोंग्स टू b। तो अगर मैं इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड को मैं x बिलोंग्स टू b आया और राइट हैंड साइड में भी मेरा x बिलोंग्स टू b आ गया। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर a यूनियन b मस्ट बी ए सबसेट ऑफ b। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोल देंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। स्टूडेंट्स, यूनियन होने पे देखो ना, b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b, ऑब्वियसली बात है, इसमें b के तो सारे एलिमेंट आ रहे होंगे और ये बड़ा ही हुआ होगा, तो b का तो हर एलिमेंट a यूनियन b के अंदर आएगा। ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो सेकंड बात के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एंड b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे a यूनियन b हो या b यूनियन a हो, एक ही बात है। सो ये दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स,
बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी डेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें यही प्रूव करना था तब जब हमें ये गिवन था। अब इसका सेकंड पार्ट और डिस्कस करते हैं। जब ए यूनियन बी इक्वल टू बी गिवन है और हमें ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए पहले तुम इसको नोट कर लो, मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है। अब सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये तो हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स अब ये प्रूव करना है तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। हमने इस सेट का कोई एक एलिमेंट मान लिया ए। ओके, सो स्टूडेंट्स अब समझने की बात है, ध्यान से सुनना। एक्स बिलोंग्स टू ए और मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, और एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से समझना। इसके अंदर हमें एक चीज़ गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। ये क्या है, हमें गिवन है। तो अब देखो इन दोनों का यूनियन लेने पे बी आ रहा है। अब स्टूडेंट्स ये पॉसिबल तभी है, ये अगर फाई हुआ होता तो फाई यूनियन बी भी बी आया होता। और अब ये कुछ भी हो लेकिन इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बी के अंदर ना हो। देखो जैसे सपोज करो यहाँ 2 है और इसमें भी 2 है, तो दोनों का यूनियन करेंगे, एक जगह 2 लिखा जाएगा, बी के इक्वल आने की सारी कंडीशन फुलफिल है। लेकिन जैसे यहाँ पे 1 3 5 है बी के अंदर और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स 4 भी आया होता ना यूनियन लेने पे, तो अब ये बी के इक्वल नहीं हो सकता था। तो मतलब ए के अंदर जो भी है वो सारे वही एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो फाई है, एमपीटी है। अगर 8 एलिमेंट है तो वो 8 एलिमेंट बी के अंदर भी होना चाहिए, तभी वो बी के इक्वल आ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर जैसे मान लो इसमें 1 3 और 5 था, तो अगर इसमें 4 हुआ होता है एक एलिमेंट, तो यूनियन लेने पे तो 4 भी आया होता। अब 4 तो बी के अंदर था नहीं, तो वो बी के इक्वल कैसे हो सकता है, ऐसे समझो इस बात को। तो सर बिल्कुल सही बात है, एक या तो एमपीटी हो सकता है या जो भी एलिमेंट था वो बी। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, हम एच से कोई ए से बिलोंग करता है, अब वो जैसा भी बिलोंग करता है लेकिन वो बी के अंदर होना जरूरी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर कोई एच ए से बिलोंग करता है तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एच बिलोंग्स टू ए और एच बिलोंग्स टू बी। क्यों, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। समझे बात को। चलिए अब इसका मतलब ये हो गया एच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बोलो। और अब ओवरऑल देखिए, जब ए का हर एलिमेंट बी से बिलोंग कर ही रहा है तो मैं इसको सिंपली ऐसे बोल सकता हूँ कि इट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू क्या आया मेरे पास, बी आया। स्टूडेंट्स मैंने कोई एलिमेंट एक्स माना था जो ए से बिलोंग करता था और वो आ गया किसके अंदर, बी के अंदर आ गया। तो अब एक्स तो कुछ भी हो सकता है, मतलब हर एलिमेंट जो ए से बिलोंग कर रहा है वो किससे भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बताओ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा सेकंड पार्ट है जो कि बड़ा आसान था। अच्छा स्टूडेंट्स अब देखिए, हमें तो एक्चुअल में ना ये प्रूव करना था और ना जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया वो प्रूव किया। ये 2 पार्ट तो हमने बनाए थे, हमें क्या प्रूव करना था, हमें तो ये प्रूव करना था। तो अब क्या लिखेंगे, बाय पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, दोनों पार्ट को अब कंबाइन करते हुए, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन और जो फर्स्ट पार्ट था हमने इससे जस्ट पहले किया, इन दोनों को कंबाइन करते हुए हम क्या लिख पाएंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब इस एरो को लगा सकते हैं क्योंकि पहले से हमने ये मीनिंग निकाला, दूसरे से हमने ये मीनिंग निकाला, तो दोनों को कंबाइन करते हुए हम लिख सकते हैं इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी बाय इम्प्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था जो कि अब तुम इजीली कर सकते हो। ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, फिर बाय कंबाइनिंग पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड वी कैन राइट लाइक दिस। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद जब तुम सेकंड पार्ट देखोगे तो उसमें सेम है, बस यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को तुम कर पाओगे और यहाँ पे शायद ए कर रखा है। मैं बुक में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्वेश्चन को। हाँ जी बिल्कुल सही है, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स सिमिलर क्वेश्चन है, तुम इसी तरीके से 2 पार्ट बनाना और कर पाओगे। स्टूडेंट्स यूनियन और इंटरसेक्शन की एक प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें ये बताई थी, यूनियन एंड
इंटरसेक्शन की जो 7th नंबर की प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जैसे ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी करने पे जो भी आएगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और बी भी हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी का, कभी भी चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, यूनियन की तो ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो ए यूनियन बी है ये बी से तो बड़ा ही बनने वाला है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ए एम पी टी हो गया तो उससे इक्वल बनेगा, तो ये हमेशा सबसेट होते हैं। और इसी तरह इंटरसेक्शन में उल्टा होता है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये प्रॉपर्टीज कई बार हमें डायरेक्ट यूज करनी पड़ती हैं इन केस में, तो इनका ध्यान रखना। जैसे अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ये प्रॉपर्टी यूज की थी यूनियन वाली। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना। अब हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को और डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब ये पार्ट 3 लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, और इस तरीके से लिखा हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बाय इम्प्लाइज बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन हो ना हो बाद की बात है, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि हमें इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि इसके अंदर हमें एक, ये तो गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये तो क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। देन प्रूव क्या करना है, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। देन प्रूव बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, हमें ये प्रूव करना है। और जो सेकंड पार्ट है उसको कैसे करना है, इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू डू here b dash is a subset of a dash, b dash is a subset of a dash will be given, then we need to prove that a is a subset of b। ओके स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट है जो हमें प्रूव करने हैं, और फिर हम लिख पाएंगे बाय कंबाइनिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी कैन से दिस रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना। जैसे मुझे सबसे पहले ये प्रूव करना है बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि बी डैश का हर एलिमेंट ए डैश से बिलोंग करता है। ओके, तो मैंने क्या मानना, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अब स्टूडेंट्स समझने की बात है, ध्यान से समझना। जैसे कोई एक्स एलिमेंट है जो बी डैश से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इट इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। भाई जो बी डैश में है, जो बी डैश में है वो बी में नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और समझिए, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर था, क्यों, क्योंकि ये गिवन है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। अब जो बी के अंदर नहीं है, मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि वो ए के अंदर भी नहीं होगा, क्यों, इसका रीजन क्या आएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इट इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। बोलो, अब जब कोई ए से बिलोंग करता है तो वो बी के अंदर भी होगा। तो अब इसने क्या बोला, ध्यान से समझना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी मीन्स बी के अंदर नहीं था। अब बी के अंदर नहीं है वो, तो मैं बोल सकता हूं ए के अंदर भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ए के अंदर हुआ होता तो सबसेट का मीनिंग यही होता है, अगर ए के अंदर था तो बी के अंदर भी होगा। बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। अब मैं देखो समझो, अब बी के एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी मतलब बी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब वो ए के अंदर भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी गिवन है, अगर ए के अंदर हुआ होता तो वो बी के अंदर जरूर हुआ होता। समझ में आई बात। चलिए अब आगे चलते हैं। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू a मीन्स a से बिलोंग नहीं करता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू a डैश। भाई जो a से बिलोंग नहीं करता वो a डैश से तो बिलोंग करता होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, मैं क्या लेके चला था, मैं x बिलोंग्स टू b डैश लेके चला था, मैं कहाँ पहुंच गया, x बिलोंग्स टू a डैश। x कुछ भी हो सकता है, अगर वो b डैश के अंदर है तो a डैश के अंदर होगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है b डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश। और स्टूडेंट्स दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट, यही हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है जो हमें प्रूव करना था, देख सकते हो। ओके, इस तरीके से पहले एक पार्ट प्रूव किया जाता है, अब सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे, और जब दोनों पार्ट प्रूव हो जाएंगे उसके बाद हम बोल पाएंगे बाय
फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वी गेट दिस रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से समझिए सेकंड पार्ट कैसे करना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, ये गिवन है, और ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो देखिए जब बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश करना था तो हमने बी डैश का एक एलिमेंट लिया जिसको ए डैश से बिलोंग करवा दिया। अब उसी तरह स्टूडेंट्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी करना है तो ए से एक एलिमेंट लेंगे और उसको किससे बिलोंग करवा देंगे, बी से बिलोंग करवा देंगे। तो ध्यान से समझना इस बात को। सबसे पहले लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए से हमने एक एलिमेंट मान लिया। अच्छा स्टूडेंट्स बता सकते हो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। इसका क्या मतलब है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। अच्छा स्टूडेंट्स अब मैं क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी डैश। समझ के देखो इस बात को, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी डैश। सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये बात समझ में नहीं आई। स्टूडेंट्स इधर आओ, अगर कोई एलिमेंट बी डैश के अंदर है तो वो ए डैश के अंदर भी हुआ होगा, कन्फर्म है। अरे ये तो प्रूव हो चुका ना, ये तो प्रूव हो चुका, फर्स्ट पार्ट था ये, हमने पहले अभी प्रूव किया है। तो अगर कोई एलिमेंट बी डैश के अंदर है तो वो ए डैश के अंदर भी होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, ए डैश के अंदर ही नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है वो बी डैश के अंदर तो कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो बी डैश का एलिमेंट हो गया वो ए डैश के अंदर होना चाहिए। तो अब अगर कोई यहाँ ए डैश के अंदर ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो बी डैश के अंदर नहीं हुआ होगा, क्योंकि बी डैश का तो हर एलिमेंट ए डैश के अंदर होना चाहिए। और स्टूडेंट्स इसी के बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बी। और अब देखिए, अच्छा यहाँ पे रीजन लिख देना स्टूडेंट्स, ये तुमने यही प्रूव किया है, बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश। अब स्टूडेंट्स तुम यहाँ से चले थे x बिलोंग्स टू ए और कहाँ पर पहुँच गए, x बिलोंग्स टू b पर पहुँच गए। इसका मतलब क्या है, a से जो बिलोंग करता है वो b से भी बिलोंग कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है, a इज ए सबसेट ऑफ b। बोलो स्टूडेंट्स, समझ में आई होगी बात, a इज ए सबसेट ऑफ b। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके बाद सिंपली कह सकते हैं कि बाय पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड वी गेट दिस रिजल्ट। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 3 था क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, दैट इज फोर्थ पार्ट। इसको और डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बाय इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2 पार्ट बनते हैं। सो हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या होगा बताना, इसमें हमारे पास गिवन तो हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद हमें जो प्रूव करना होगा, देन प्रूव ए इक्वल टू बी, ये होगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं फिर सेकंड पार्ट को कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को अब मैं शुरू करता हूँ। जैसे मुझे ए इक्वल टू बी प्रूव करना है तो मैंने क्या मानना है स्टूडेंट्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ए से कोई बिलोंग करता है एलिमेंट जो कौन है, एक्स है। अब स्टूडेंट्स क्या मैं इस बात को ये लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, भाई जो ए से बिलोंग करता है वो तो ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा। और स्टूडेंट्स ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल गिवन है, तो ये वाली बात भी लिखी जा सकती है। इसका मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए से भी बिलोंग करता है और बी से भी बिलोंग करता है। तो ये बात तो कन्फर्म है वो बी से बिलोंग करेगा। तो मैं देखो ध्यान से समझना भी इस चीज़ को, जो मैंने इतने स्टेप किए। मैंने क्या बोला था, एक्स बिलोंग्स टू ए, और कहाँ पहुँच गया, एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और स्टूडेंट्स अब मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली, बिल्कुल तुमने ऐसे का ऐसा काम किया होता और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी किया होता, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और जब दोनों से करता है तो तुम यानी ये लिख सकते थे एक्स बिलोंग्स टू ए, तो बी से ए पे भी आ रहे हो, ए से बी पे भी जा रहे हो, तो मैं कह सकता हूँ सिमिलरली बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये इक्वेशन 1 मानो इसको, और इसको मानो इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह पाएंगे हम, बताओ, हम कह पाएंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। स्टूडेंट्स ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में जो हमें 2 पार्ट करने होते हैं इसको प्रूव करने के लिए, उसके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब सेकंड पार्ट क्या करना है बता सकते हो,
अब सेकंड पार्ट में हमारे लिए गिवन तो हो जाएगा a इक्वल टू बी, और हमें प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो अब देखो प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। अच्छा, तुम्हें ये पता है a यूनियन b किसके इक्वल होता है? चलो अभी एक बार के लिए मान लो नहीं पता, लेकिन ये बता सकते हो b यूनियन b किसके इक्वल होता है? हाँ सर, b यूनियन b बता सकते हैं किसके इक्वल होता है? b के इक्वल होता है। सर ये आपने कैसे किया? देखो b यूनियन b का तो तुम्हें पता होना चाहिए, b यूनियन b के इक्वल होता है। ओके, और मैंने क्या किया यहाँ पे, b की वैल्यू b और a हमें इक्वल गिवन है ना स्टूडेंट्स, तो मैंने b की जगह a रख दिया। तो b की जगह a रखूँगा तो a यूनियन b भी बन जाएगा। बोलो इसमें कोई समस्या हुई? नहीं हुई। अब लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है कि a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो अब एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ a यूनियन b इज इक्वल टू b है? इसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, b इंटरसेक्शन b किसके इक्वल होता है? b के। और अब b की जगह वापिस a रख दूँ तो a इंटरसेक्शन b आ गया। ध्यान से देखो, a यूनियन b के इक्वल आया, a इंटरसेक्शन b के इक्वल आया, दोनों इक्वल गिवन है, ये प्रूव करना है। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो मैं नहीं बोल सकता बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों जगह से b की वैल्यू रख दो, a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आसान सा ही क्वेश्चन था। अगर तुम यहाँ से चलोगे तो तुम्हें समझना मुश्किल होगा, तुम यहाँ से समझो, b यूनियन b इक्वल टू b होता है। अब b की वैल्यू a रख सकता हूँ, गिवन है, तो a यूनियन b हुआ। इसी तरह b इंटरसेक्शन b होता है और b की जगह a रखा, तो ये तो a यूनियन b आया, a इंटरसेक्शन b आया, तो दोनों b के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों भी इक्वल होंगे। ओके, अब ये क्या है पता है, ये सेकंड पार्ट प्रूव हुआ है। ये क्या था, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है। लास्ट में कैसे लिखा जाता है, बाय पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b बाय एम्प्लाइज a इक्वल टू b। सो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। अच्छे टीचर्स इसको पढ़ाने में सोचते हैं कि अरे यार ठीक है बस बेसिक सा समझा। स्टूडेंट मैं तुम्हें बेसिक नहीं, मैं एक्चुअल में तुम्हें डिटेल में उसके अंदर घुसाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। ओके, तो हमने एक्सरसाइज 1.4 के अप टू क्वेश्चन नंबर 3 आज डिस्कस किए। 7 क्वेश्चंस हैं शायद इसके अंदर, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।